हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गिलफर्ड और एस्टेनबर्ग। ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना। हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। ऑलरेडी अगर आपने एनसीईआरटी स्टेट में लिया हुआ है तो आप सिर्फ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, साथ में आपको टॉपिक वाइज जो भी अभी आपको एमसीक्यू कराए जा रहे हैं सब कुछ मिलेगा आपको 200 के अंदर। तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। और जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस है, टोटल आपके सिलेबस में 15 यूनिट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 2000 से ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं जिसके अंदर आपको व्याख्या सहित आपको मिलेगा, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो, बेटर अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड कर सकते हो। और साथ में आपको एनसीईआरटी जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एस्टेनबर्ग की त्रेधा सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगतता, या ऑप्शन डी है नैतिकता। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, त्रेधा सिद्धांत में कितने प्रमुख घटक है? इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखना। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, या ऑप्शन डी है 5। तो त्रेधा सिद्धांत में टोटल आपके 3 घटक होते हैं, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, त्रेधा सिद्धांत में 3 घटकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑलरेडी आप लोग को मैंने जस्ट बताया था कि त्रेधा सिद्धांत में 3 घटक होते हैं। 3 घटक में कौन सा शामिल नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जबकि विश्लेषण, रचनात्मक, व्यवहारिक, ये 3 आपके मुख्य घटक है त्रेधा सिद्धांत के, जो कि आपके गिलफर्ड के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य कारक क्या है? पहला ऑप्शन है समस्याओं को हल करना, नई चीजें बनाना, भावनाओं को प्रबंधन, या ऑप्शन डी है लोगों के साथ संवाद करना। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 5, रचनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार की समस्याओं के लिए उपयुक्त माना जाता है? पहला ऑप्शन है नवीन, पारंपरिक, नैतिक, या ऑप्शन डी है सामाजिक। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नवीन। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का अक्सर किस प्रकार को बुद्धिमत्ता कहा जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सर्किक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके एस्टनबर्ग से है। एस्टनबर्ग की प्रेम सिद्धांत में कुल कितने प्रकार के प्रेम देखने को मिलता है? 2, 4, 7, या ऑप्शन डी ये 8। तो याद रखना क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल 7 प्रकार के आपको प्रेम देखने को मिलता है एस्टनबर्ग के प्रेम के सिद्धांत में। एस्टनबर्ग की प्रेम त्रिकोण में कौन से 3 घटक शामिल है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑप्शन को रीड करो और बताओ कि त्रि घटक कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ऐसे बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का काफ़ी ज़्यादा उनको उम्मीद है कि उनका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा बिना किसी इंस्टीट्यूट का पेड नोट्स लिए हुए, पेड कोर्स लिए हुए। देखो यकीन मानो, स्टेट का जो क्वेश्चन होता है ना काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम बच्चे आपके पेपर क्वालिफाई करेंगे। स्टेट वाले क्वेश्चन का पैटर्न इसलिए थोड़ा सा आसान सेट करते हैं कि उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट पास करने हैं, चाहे आपका अदर स्टेट हो चाहे बिहार हो।
क्योंकि तब मैक्सिमम बच्चे क्वालिफ़ाई करेंगे तभी जाकर बीपीएससी में ज़्यादा फॉर्म फिल कर पाएँगे और उनको पैसा मिल पाएगा। तो ऐसे बच्चे अगर सोच रहे हो कि बिना पेड नोट्स लिए, बिना पेड कोर्स किए, बिना ज़्यादा मेहनत किए मैं बीपीएससी भी क्वालिफ़ाई कर जाऊँगा, जैसे मैं स्टेट क्वालिफ़ाई कर रहा हूँ, इस गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहना। अगर आप ईमानदारी से सही मेहनत कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप बिना पेड नोट्स पेड आप कोर्स लिए आप क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते हो। आप 100% क्वालिफ़ाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे हो, सही चीज़ आप पढ़ रहे हो, सही चीज़ पे टाइम दे रहे हो, तब जाकर आप पेपर क्वालिफ़ाई करोगे। अगर आपका गाइडेंस सही है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफ़ाई कर जाओगे। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा कि क्या पढूँ, हर यूट्यूब पे जितने भी वीडियो कराए जा रहे हैं, आप सिर्फ़ उसे कंप्लीट कर लेते हो और आपको लगता है कि इस कंप्लीट करने से आप पेपर क्वालिफ़ाई कर जाओगे। यकीन मानो आपका किस्मत आपका साथ होगा तभी क्वालिफ़ाई करोगे। क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई रहता है और मैक्सिमम नंबर बच्चे उसमें फॉर्म फिल करेंगे। मतलब अगर 100 सीट है तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट 300 रहेंगे, मतलब 3 गुना फॉर्म फिल होगा और सीट कम होगा, जिससे आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और आपका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से अगर आप अपने आप पे टाइम देते हो, अच्छे कंटेंट पढ़ते हो, अच्छा चीज़ पढ़ते हो जो आपके प्रीवियस ईयर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, तो आप जाकर पेपर क्वालिफ़ाई कर सकते हो। क्योंकि ये सब कुछ समझ आता है आपके एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तब समझ में आता है, जबकि बहुत लेट हो चुकी होती है। उस टाइम आपको अफ़सोस होता है, लेकिन ये अफ़सोस ना होना पड़े इसलिए मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे नोट्स लो, कहीं भी किसी का भी अगर आपको लगता है कंटेंट काफ़ी अच्छा है, उसका आप पेड नोट्स ले सकते हो। कुछ अपने पे खर्च करना ज़रूरी होता है। सिर्फ़ फ्री में चाहते हो कि आप पढ़ लो, मतलब अगर आप सही गाइडेंस में तो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप पे कुछ खर्च खर्च नहीं कर रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन जा रहे हो, गलत डायरेक्शन जा रहे हो, वो खुद आपको पता होगा। कोई आपको बता नहीं सकता कि आप सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो। इसलिए आप खुद से डिसाइड करो, ये जो 20 से 30 दिन समय बचा हुआ है, इसमें आप जमकर मेहनत करो और आप पेपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफ़ाई हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप मुझे बता सकते हो, एस्टर्नबर्ग की प्रेम सिद्धांत में अंतर्गता की क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है घनिष्ठ संबंध, आकस्मिक संबंध, क्रोधित संबंध या ऑप्शन डी है व्यावसायिक संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जुनून के घटक का संबंध किससे है? शारीरिक आकर्षण, आर्थिक स्थिरता, बौद्धिक प्रेरणा या ऑप्शन डी है पारिवारिक समर्थन। देखने में क्वेश्चन काफ़ी आपको आसान लगते होंगे, यकीन मानो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। जो दिखता है वो आपका उसी में बच्चे फंसते भी हैं। इसलिए दिखने में जो क्वेश्चन आसान होते हैं उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओवर कॉन्फिडेंट आपको डुबा देता है हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तीन घटकों की उपस्थिति किस प्रकार के प्रेम को परिभाषित करती है? पहला ऑप्शन है सहयोगी प्रेम, पूर्ण प्रेम, रोमांटिक प्रेम या ऑप्शन डी है अनुराग पूर्ण प्रेम। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एस्टनबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता किस श्रेणी में आती है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। जब भी आपसे पूछे ट्राइआर्किक थ्योरी, तो उसमें याद रखिएगा वो किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। जो भी आपके पीडीएफ होते हैं, कोई भी नई वैकेंसी होती है, कोई भी आपके एग्जाम रिलेटेड अपडेट न्यूज़ होता है, आपको सबसे पहले वहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जिसे आप ज्वाइन करके लिंक पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो और सारे अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि अर्थ बुद्धिमत्ता का उल्लेख किस श्रेणी में होता है? पहला ऑप्शन है विश्लेषण, रचनात्मक, व्यवहारिक या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता में कौन सी क्षमता शामिल होती है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक अनुकूलता, तर्क संगत विश्लेषण, गुणात्मक कौशल या ऑप्शन डी है भावनात्मक संतुलन। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है त्रेधा सिद्धांत में रचनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है? पहला ऑप्शन है अनुमानित, नवीन, दैनंदिन या ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16
प्रेम त्रिकोण के कौन से घटक में रोमांटिक प्रेम का निर्माण करते हैं? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जहाँ भी केवल वर्ड दिखे आप उसे आँख बंद करके कट कर देना। कभी भी आपका पॉजिटिव में अगर क्वेश्चन जब भी पूछता है तो सिर्फ केवल वर्ड आपका राइट आंसर नहीं होगा। जब भी ऑप्शन में केवल दिखे आप उसे आँख बंद करके कट कर देना, कभी भी आपका राइट आंसर नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एस्टर बर्न के अनुसार बुद्धिमत्ता का महत्व किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक है? शिक्षा में, चिकित्सा में, सामाजिक विज्ञान या ऑप्शन डी ये सब सभी क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एस्टनबर्ग का मुख्य ध्यान किन प्रकार की बुद्धिमत्ता पर सबसे ज्यादा होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एस्टनबर्ग का प्रेम त्रिकोण सिद्धांत किस प्रकार की प्रेम की कमी को बताता है? ये भी सवाल आपके यूपी में पूछा गया था, याद रखिएगा। एस्टनबर्ग का जो प्रेम त्रिकोण है वो जो प्रेम की कमी बताता है वो होता है अल्पकालिक प्रेम, जो कि आपके शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी से अफेयर करते हो, जो 2 से 4 दिन आपके प्यार चला, उसे कहते हैं अल्पकालिक प्रेम, जो कि आया और गया सनम। तो इसे होगा ऑप्शन डी। एस्टनबर्ग की थ्योरी के अनुसार जब केवल प्रतिबद्धता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जुनून प्रेम कहते हैं, मित्रवत प्रेम कहते हैं, आशाय प्रेम कहते हैं या शून्य प्रेम कहते हैं? तो ऐसा प्रेम जहाँ पर सिर्फ आप लोग के बीच सिर्फ लड़ाई हो, प्यार बिल्कुल ना हो, उसे कहा जाता है असहाय प्रेम, जिसके अंदर कोई भी सहायता, कोई भी कनेक्शन, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आपके अंदर फाइट हो रहा है, उसे कहा जाएगा असहाय प्रेम, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, त्रेधा सिद्धांत के अनुसार कौन सा घटक व्यक्तिगत नवाचार का सबसे अधिक बढ़ावा देता है? आपके पास चार बेहतरीन ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अपडेट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एस्टनबर्ग की अंतर्गता किस प्रकार के संबंधों में महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है पारिवारिक, व्यावसायिक, रोमांटिक या ऑप्शन डी है सरकारी? तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एस्टनबर्ग के प्रेम सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार का प्रेम अधिकतम संतोषजनक होता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वो प्रेम अधिक संतोषजनक होगा जहाँ पर आपको फुल प्रेम मिलता हो, फुल रिस्पेक्ट मिलता हो, आपकी बातों को सुना जाता हो, आप अपनी बात रख पाते होगे। वहाँ पर आपका असंतोष नहीं, संतोषजनक प्रेम शामिल होता है, जो कि होगा पूर्ण प्रेम, ऑप्शन सी। सच्चा प्रेम कुछ नहीं होता, जो बोलता है सच्चा प्रेम वो झूठा प्रेम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एस्टनबर्ग की थ्योरी में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का अन्य नाम क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का अन्य नाम है सर्किक बुद्धिमत्ता, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, एस्टनबर्ग के अनुसार अनुराग पूर्ण प्रेम में किसकी कमी होती है? तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिबद्धता। यहाँ पर आपका एस्टनबर्ग का क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम गिलफर्ड का क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 25। टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में टॉप 50 क्वेश्चन है, टॉप 25 एस्टनबर्ग से और टॉप 25 गिलफर्ड से। तो यहाँ पर आपका एस्टनबर्ग का क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम टॉप 25 क्वेश्चन गिलफर्ड से देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो आप उस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक आप शेयर करते हो तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन होगा गिलफर्ड से, गिलफर्ड के बौद्धिक संरचना मॉडल में कुल कितने बुद्धि आयाम देखने को मिलता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है 100, 120, 150 या ऑप्शन डी या 180? तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा 150। गिलफर्ड ने अपने मॉडल में बुद्धि को कितने आयामों में विभाजित किया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन,
जस्ट मैंने आपको बताया था गिलफर्ड ने अपनी बुद्धि को 3 आयामों में विभाजित किया है। अगर आपको 3 आयाम पता है उसका आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में 3 आयाम लिख सकते हो। वो 3 आयाम कौन-कौन से हैं? ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि का कौन-सा आयाम समस्याओं को हल करने की क्षमता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट या एंड ऑप्शन डी है अर्जेंसी मतलब इमरजेंसी। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेशन। गिलफर्ड के बौद्धिक संरचना मॉडल में ऑपरेशन का कौन सा ऑपरेशन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, संज्ञान, याददाश्त या ऑप्शन डी है उत्पादन। इस क्वेश्चन को तो पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। याद रखना जो आपका प्रोडक्शन है वो ऑपरेशन में शामिल नहीं किया जाता, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गिलफर्ड के मॉडल में सामग्री में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी या ऑप्शन डी है कन्वेंशनल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गिलफर्ड के अनुसार उत्पाद की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? 5 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं या ऑप्शन डी 8 होती हैं। जब भी आपसे पूछा जाए उत्पाद की कुल श्रेणियां तो याद रखिएगा टोटल 7 श्रेणियां होती हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। गिलफर्ड का कौन सा मॉडल रचनात्मकता के अध्ययन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्धिक संरचना मॉडल। गिलफर्ड के मॉडल में कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में नई जानकारी उत्पन्न करने से संबंधित है? पहला ऑप्शन है संज्ञान, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड एवोल्यूशन। तो याद रखिएगा जब भी आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो, जब एक जगह से बहुत सारे आप कंटेंट बना सकते हो, बहुत सारे जानकारी उत्पन्न कर सकते हो, उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट। जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट। और जब एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो, जैसे कि हाँ ना में आंसर देना हो, उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट। इसलिए आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। गिलफर्ड के मॉडल में सामग्री आयाम में कौन सा प्रकार शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों आयाम आपके सामग्री के गिलफर्ड के प्रकार में शामिल होते हैं। कौन कौन से? तो कॉन्फेक्चुअल, बिहेवियर और सिंबॉलिक। इसे आप नोट डाउन जरूर करना। गिलफर्ड के किस साल में अपना बौद्धिक संरचना मॉडल प्रस्तुत किया है? ये करंट में सवाल आपके मध्य प्रदेश में पूछा गया था, गिलफर्ड ने किस साल अपनी बौद्धिक संरचना मॉडल प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा 1967 में, ऑप्शन सी। गिलफर्ड के अनुसार ऑपरेशन आयाम में कौन सा ऑपरेशन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मूल्यांकन। गिलफर्ड के मॉडल में उत्पाद की किस श्रेणी में समस्याओं को हल करने के लिए निष्कर्ष निकालना शामिल है? पहला ऑप्शन है क्लास, रिलेशन, इम्प्लीकेशन या ऑप्शन डी है सिस्टम। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इम्प्लीकेशन। गिलफर्ड के अनुसार कौन सा ऑपरेशन पिछली जानकारी को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है। अगर आपका मेमोरी काफ़ी ज़्यादा शार्प है तो आप पुनः जो आपके माइंड में जो पहले से स्टोर जानकारी है उसे आप याद कर सकते हो, जिसे कहा जाता है आपका मेमोरी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। गिलफर्ड के मॉडल में कौन सी सामग्री व्यक्ति की ध्वनियों को पहचान की क्षमता संबंधित होती है? मतलब आप साउंड से कैसे पहचान सकते हो कि किसका साउंड है? तो आपका होगा ऑडिटरी, आपके सुनने की क्षमता पे डिपेंड करता है कि आवाज़ की पहचानने की कैपेसिटी। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गिलफर्ड के मॉडल में उत्पाद आयाम में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है परिवर्तन, कक्ष, एकल या ऑप्शन डी है संगठन। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन। गिलफर्ड का मॉडल किस सिद्धांत के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था? ये काफ़ी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद जरूर रखना। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन का जी सिद्धांत। गिलफर्ड ने कौन से मॉडल का उपयोग करके व्यक्तियों की रचनात्मकता का परीक्षण किया था? पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, विभाजक सोच परीक्षण या ऑप्शन डी है नैतिकता परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विभाजक सोच परीक्षण। गिलफर्ड के बौद्धिक संरचना मॉडल में किस ऑपरेशन में विभिन्न विचारों के बीच संबंध निकालने की क्षमता शामिल है? पहला ऑप्शन है अविस्तारण सोच, विभाजक, मूल्यांकन या ऑप्शन डी है संज्ञान। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिसरण क्षमता, जिसे आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी नाम से जानते हो, क्लोज एंडेड थिंकिंग, ऑप्शन ए। गिलफर्ड के मॉडल में कौन सा प्रकार दृश्य और भौतिक विशेषताओं के माध्यम से सूचना पहचानने में संबंधित है? पहला ऑप्शन है विजुअल, ऑडिटरी और फिगरल। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिस पे हम अगला वीडियो बना सके तो आप टॉपिक के नाम जरूर वीडियो के खत्म होने के बाद सजेस्ट करना, जो आने वाले वीडियो पे आपका टॉपिक से रिलेटेड हम टॉप 50 क्वेश्चन बना सके, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने कई जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ऑलरेडी हमने टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर हमने काफ़ी बेहतरीन टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में वीडियो के टॉपिक का नाम जरूर मैंशन करना वीडियो खत्म होने के बाद, जिससे हम उस टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चन बना सकें। क्वेश्चन नंबर 45 है गिलफर्ड के अनुसार किस आयाम में नए और मूल विचार उत्पन्न करना शामिल है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि आप उसमें ओपन एंडेड कुछ क्रिएट करने के बारे में सोचते हो। गिलफर्ड ने बौद्धिक संरचना मॉडल में उत्पाद में क्या शामिल नहीं है? तो जस्ट मैंने बताया था आपका सारांश ऑप्शन ए। गिलफर्ड के मॉडल के अनुसार ऑपरेशन में कौन सा तत्व नहीं आता है? देख लो सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका, लैंग्वेज का क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है और ऑप्शन चेंज कर दिया जा रहा है, जिससे आप रट्टा मारते हो तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को समझो, पैटर्न को समझो, तब जाकर आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो गिलफर्ड के मॉडल के अनुसार ऑपरेशन में कौन सा तत्व नहीं आता? तो याद रखिएगा वस्त्र, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। गिलफर्ड के अनुसार सामग्री में कौन सा नहीं है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, पहले ऑप्शन देख लो। आपका ऑप्शन है विजुअल, श्रवण, सांकेतिक और ऑप्शन डी मान लो यहाँ पर आपको दिया गया है सेंसरी, जिसे आप हिंदी में संवेदी कहते हो। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सेंसरी, जिसे हिंदी में आप संवेदी कहते हो। क्वेश्चन नंबर 49 गिलफर्ड के मॉडल में उत्पाद आयाम में क्या शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रक्रिया, निहितार्थ, संबंध या ऑप्शन डी है कक्षा। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन 50 से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए आपके एग्जाम तक जब तक नहीं हो जाते तब तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके यूनिट में जो सिलेबस जो टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक से हम टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए डेली मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 50 है गिलफर्ड के मॉडल में ऑपरेशन आयाम में क्या शामिल है? अभी तक आप क्या शामिल नहीं है बताते आ रहे थे, क्या शामिल है आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो याद रखिएगा गिलफर्ड का जो ऑपरेशन आयाम है उसमें आपका मूल्यांकन शामिल है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आज के वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए, गिलफर्ड और एस्टनबर्ग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगले वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करना, जिससे हम आप लोग के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन बना सके। अगर आप बीपीएससी या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया जा रहा है, साथ में एनसीईआरटी और आपके 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट भी मैंने दे रहा हूँ इस नोट्स में, जिससे आप क्वेश्चन आंसर साथ में पैकेज सहित आपको मिलेगा, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और आपका एग्जाम में डेट काफ़ी नज़दीक है। तो जमकर मेहनत कीजिए, कोई भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टॉपिक का नाम जरूर सजेस्ट करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।